गोंडिया आला रे, यानी गोंडिया आ चुका है। ये वाक्य सुनने के बाद 22 जून 1897 की रात महाराष्ट्र के पुणे शहर में दो ब्रिटिश अधिकारियों की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। क्या थी ये पूरी घटना, आइए जानते हैं। कहानी ब्रिटिश राज की काली परछाइयों की, कहानी देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले चापेकर भाइयों की। नमस्कार, मैं उदय आदित्य पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल 24 कैरेट में, जहां पर विभिन्न विषयों से जुड़ी तमाम जानकारियां हम आपके साथ साझा करने का प्रयास करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये सफरनामा। महाराष्ट्र का चिंचवड़ जिला, गांव चापा, यही रहा करते थे हरि विनायक चापेकर, जो पंडिताई करते और अपने 3 बेटों के साथ मिलकर भजन कीर्तन मंडली चलाते। बड़े बेटे दामोदर हरि चापेकर अपने पिताजी के साथ भजन लिखते व गाते, तो वहीं बालकृष्ण और वासुदेव चापेकर ढोल मंजीरों पर उनका साथ देते। 1857 की क्रांति को हुए 40 बरस बीत चुके थे। ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियां अपने चरम पर थी। बाल गंगाधर तिलक को छोड़कर पूरे देश में ऐसा कोई सर्वमान्य नेता ही नहीं बचा था जो मुखर होकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज उठा सके। एक तिलक ही थे जो केसरी और मराठा के माध्यम से ब्रिटिश सरकार की नाक में दम करे हुए थे। तिलक के भाषणों और लेखों का असर युवाओं पर सर चढ़कर बोलता। चापेकर बंधु भी इससे अछूते नहीं थे। इसी दौरान 1896 में भारत में उस काली परछाई के कदम पड़ते हैं जिसने 1346 से लेकर 1353 तक यूरेशिया की आधी से ज्यादा आबादी को अपना निवाला बना लिया था। इस बार इस काली आंधी की तीसरी लहर थी जो मानव इतिहास में ब्यूबोनिक प्लेग के नाम से जानी गई। एंटीबायोटिक के अभाव में मरीज के बचने की संभावना लगभग 1% से भी कम होती थी। रोग लगने के 7 दिनों के भीतर ही व्यक्ति तड़प तड़प कर दम तोड़ देता। 1996 में पुणे की आबादी लगभग 1,60,000 थी। प्लेग को रोकने के लिए एक प्लेग कमेटी का गठन किया जाता है और एक IAS अधिकारी वॉल्टर चार्ल्स रैंड को उसका अध्यक्ष बनाकर पुणे भेजा जाता है। वॉल्टर प्लेग को रोकने के लिए तुरंत ही संज्ञान लेते हैं, परंतु जो तरीके वे अपनाते हैं वे बड़े ही अमानवीय थे। प्लेग की पहचान के लिए सैन्य तलाशी दल बनाए गए जिन्होंने पूरी कठोरता के साथ काम को अंजाम दिया। प्लेग के मरीजों को जबरदस्ती अलग कैंपों में रखा जाने लगा। उनके परिवारों तक को उनकी कोई इत्तला नहीं दी जाती। लोगों की जांच लोगों को निर्वस्त्र करके की जाती, बिना औरत और मर्द का भेद किए। ब्रिटिश सैनिक जांच की आड़ में लोगों का कीमती सामान भी लूट रहे थे। औरतों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा था। 2 महिलाओं के साथ बलात्कार होने की भी घटना सामने आती है। परंतु जब वॉल्टर से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने ऐसी किसी घटना के होने से ही साफ इनकार कर दिया। लोग शिकायतों पर शिकायतें कर रहे थे, परंतु कोई भी उनका संज्ञान लेने वाला नहीं था। तिलक ने अपने अंग्रेजी अखबार मराठा में लिखा था कि प्लेग हमारे प्रति अपने मानव स्वरूप में कहीं अधिक दयालु है जो अब शहर पर राज कर रही है। प्लेग समिति का अत्याचार अभी भी इतना क्रूर है कि सम्मानीय लोग चैन की सांस नहीं ले पा रहे हैं। चापेकर बंधुओं को लगता है कि इन सब घटनाओं के लिए रैंड ही जिम्मेदार है और वे रैंड की हत्या करने का फैसला करते हैं। 22 जून 1897 को रानी विक्टोरिया के राज्याभिषेक की हीरक जयंती समारोह का जश्न पुणे के गवर्नमेंट हाउस में मनाया जाना तय होता है।
दामोदर चापेकर अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि जब हमें इस बात की जानकारी लगी तभी हमने ये फैसला कर लिया कि हम रैंड की हत्या वहीं करेंगे। इसके लिए बाकायदा वे रैंड की रेकी भी करवाते हैं। 22 जून की शाम गवर्नमेंट हाउस को सुंदर तरीके से सजाया जाता है। 7 बजे के आसपास चापेकर बंधु भी वहां पहुंच जाते हैं और भीड़ में शामिल हो जाते हैं। 9:30-10 बजे का वक्त हो चला था। कार्यक्रम खत्म होने के बाद रैंड की बग्गी वापस सड़क पर नजर आई। एक लड़का जोर से चिल्लाया, गोंडिया आला रे। यह एक कोडवर्ड था। यह सुनकर बालकृष्ण चापेकर बग्गी में बैठे हुए अंग्रेज अफसर पर ताबड़तोड़ गोली चला देते हैं। लेकिन यह रैंड नहीं था, यह था उसका सहयोगी लेफ्टिनेंट आयर्स। गोली लगते ही आयर्स की मौके पर ही मौत हो जाती है। तभी पीछे से दूसरी बग्गी आती हुई दिखाई देती है। दामोदर यह देखते ही समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ हो गई है। वे तुरंत ही दूसरी बग्गी पर चढ़ जाते हैं और रैंड को गोली मार देते हैं। गोली रैंड की गर्दन पर लगती है और खून बहने लगता है। इधर चापेकर बंधु और उनके साथी मौके से भागने में कामयाब हो जाते हैं। रैंड को अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है, जहां 3 जुलाई 1897 को उसकी मौत हो जाती है। इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार आग बबूला हो उठती है। जगह जगह छापेमारी कर हत्यारों की तलाश की जाती है। रैंड की हत्या करने वालों की खबर देने पर ब्रिटिश सरकार 20,000 रुपए के इनाम की घोषणा करती है। हैरी प्रॉबिंग नाम के जांच अधिकारी को यह जांच सौंपी जाती है। काफी खोजबीन के बाद उसे गणेश शंकर द्रविड़ और रामचंद्र द्रविड़ नाम के 2 भाई टकराते हैं, जो पैसों के लालच में आकर उसे इस हत्याकांड से जुड़े लोगों के नाम बता देते हैं। इसके बाद 30 सितंबर 1997 को मुंबई से दामोदर चापेकर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 18 अप्रैल 1998 को दामोदर चापेकर को फांसी दे दी जाती है। बालकृष्ण चापेकर कुछ समय तक पुलिस से बचने में कामयाब होते हैं, लेकिन शीघ्र ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। 12 मई 1899 को उन्हें भी फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। परंतु तीसरे भाई वासुदेव अपनी गिरफ्तारी से पहले अपने 2 दोस्तों खांडो विष्णु साठे और महादेव विनायक रानडे के साथ मिलकर पुलिस के मुखबिर बने द्रविड़ भाइयों की हत्या करने में कामयाब हो जाते हैं। वासुदेव चापेकर को 8 मई 1899 को फांसी दे दी जाती है। 1857 की क्रांति के बाद यह पहला ऐसा बड़ा मामला था जिसने देश भर की सुर्खियां बटोरी और जो आने वाले समय के लिए क्रांति का आधार होने वाला था। चापेकर बंधुओं पर बनाया यह वीडियो आपको कैसा लगा, इसका सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। जय हिंद। धन्य धन्य भारत माता नमितो माथा तव गुण गाता। जन्माला घाली क्रांतीवीर, जन्माला घाली क्रांतीवीर, जन्माला घाली क्रांतीवीर। कीर्तिवान गुणवान झुंजार, मुजरामा नाचत या अनिवार जी जी जी। मुजरामा नाचत या अनिवार जी जी जी। मुजरामा नाचत या अनिवार जी जी जी। तुझ आई शक्ती देवता, आई शक्ती देवता, मुक्ती देवता, कीर्ती देवता। महाराष्ट्राच्या भूमीला पुणे प्रांतात चिंचवडला वंदन चापेकर बंधूंना जी जी जी। वंदन चापेकर